हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत से उस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने इस चैप्टर के आपको एक अंकीय प्रश्न उत्तर बताए थे और आज मैं आपको इस चैप्टर के जो ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर हैं वे बताने जा रही हूँ, जो कि दो पार्ट में होंगे। तो सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था को दर्शाने वाले आरेख को देखिए। क्या आप उन निवेशों की सूची दे सकते हैं जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए हैं? औजारों के निर्माण से किन किन प्रक्रियाओं को बल मिला है? तो नीचे दिया गया आरेख क्या है? पहला है, जैसे सबसे पहले बीच में है औजार बनाना और उसी से एरो जा रहा है एक मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि। दूसरा एरो है आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में और लंबी दूरी तक चलना। फिर उससे एक एरो जा रहा है सीधे खड़े होकर चलना और औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों व चीजों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना। मतलब औजार बनाने से इन लोगों में मतलब क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सब यहाँ दिए गए हैं। हम नीचे पढ़ते हैं। इसका उत्तर है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। तो पहला है, जैसे किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान और प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई है। दूसरा है, किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि विकास क्रम में अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उनकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था अर्थात वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई होगी। तो आप इस आरेख में देख रहे हैं कि जैसे औजार बनाने से इन लोगों में क्या क्या परिवर्तन हुए। पहला तो मतलब उन्होंने औजार बनाए तो उनके मस्तिष्क और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई, मतलब उनका मतलब सोचने और समझने की जो क्षमता थी उसमें वृद्धि हुई और उससे उन्होंने औजार बनाना सीख लिया। दूसरा, औजार बनाने के कारण आंखों की निगरानी और भोजन और शिकार की तलाश में और लंबी दूरी तक चलना भी उनके अंदर विकसित हुआ। और फिर उन्होंने सीधे खड़े होकर चलना सीखा ताकि मतलब औजार बनाने से वो शिकार अच्छी तरह कर सके। और फिर उससे इस्तेमाल से मतलब क्या हुआ, औजारों के इस्तेमाल के लिए उन्होंने बच्चों व चीजों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, अर्थात अपने हाथों को इतना प्रतिपुष्ट कर लिया, मतलब बच्चों और चीजों को लाने ले जाने के लिए उनमें कोई मतलब परेशानी नहीं होती। उपरोक्त सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था आरेख में औजारों के निर्माण में चार महत्वपूर्ण बिंदु प्रदर्शित हुए हैं, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई, आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक भ्रमण करना सीखा इन्होंने, और औजारों के इस्तेमाल के लिए हाथों का स्वतंत्र होना हुआ, और इन्होंने सीधे खड़े होकर चलना सीखा। उस मानव की बात है। औजार बनाने की कला सीखना मानव की एक महान उपलब्धि थी। इसके साथ ही साथ अनेक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिला जिससे अनेक लाभ हुए। और इससे क्या लाभ हुए? औजारों के निर्माण से आदि मानव भयानक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सका, अन्यथा वे जानवर उसका शिकार पहले ही कर जाते। औजारों की सहायता से खेती करना व शिकार करना आसान हो गया और औजारों के निर्माण के साथ ही साथ आदि मानव के पहनाव में सुधार हुआ व जानवरों की खाल को पहनने लगा और इससे सुई का आविष्कार हुआ, अर्थात वो जानवरों की खाल को मतलब सिल के वस्त्र के रूप में सिलने लगा, तो इससे सुई का आविष्कार हुआ। निवास स्थल बनाने में औजारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औजारों की सहायता से मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। औजारों के निर्माण की प्रक्रिया ने वास्तव में मानव के रहन सहन या खान पान के स्तर को ही एकदम बदल कर रख दिया। मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने व प्रयोग करने के प्राचीनतम साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पत्थर के औजार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव ने बनाए होंगे या प्रयोग किए होंगे, जो कि संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस तो आप समझ ही गए होंगे। ऑस्ट्रेलो मतलब दक्षिणी और फिथिकस मतलब एक वानर जैसा इंसान, मतलब दक्षिणी मानव वानर से मिलता है, जो कि एप से मिलता जुलता रहा होगा। प्रश्न नंबर 2 है, मानव और लंगूर तथा वानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। क है व्यवहार और ख है शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत। दो अलग अलग स्तंभ बनाइए और उन समानताओं की सूची बनाइए। दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अंतरों का उल्लेख भी कीजिए जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इसका उत्तर है, मानव और लंगूर तथा वानर जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है, व्यवहार के स्तर पर वानर यानी एप
होमिनाइड्स उपसमूह का जीव है। होमिनिड वर्ग होमोनाइड्स उपसमूह से विकसित हुए हैं। इनमें परस्पर समानताएं होते हुए भी उनके बड़े अंतर पाए जाते हैं। होमिनाइड का मस्तिष्क होमिनिड की तुलना में छोटा था। वे चौपाए थे अर्थात 4 पैरों के बलों पर चलते थे और उनके शरीर का अग्रभाग व अगले दोनों पैर लचकदार होते थे, जबकि होमिनिड सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर चलते थे। होमिनिड के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की थी जिससे वे हथियार अर्थात औजार बना व प्रयोग भी कर सकते थे। दूसरा है शरीर रचना के स्तर पर। मानव के प्रारंभिक स्वरूपों में उसके लक्षण आज भी शेष हैं। मानव के आद्य रूप में वानर के अनेक लक्षण बरकरार हैं, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क को अपेक्षाकृत छोटा होना पड़ा, पिछले दांत बड़े होना तथा हाथों की अपेक्षा विशेष दक्षता व सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय पेड़ों पर गुजारता था। पेड़ों पर जीवन व्यतीत करने के कारण उनमें अनेक विशेषताएं आज भी मौजूद हैं, जैसे आगे के अंगों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उसकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया है। वानर, लंगूर व मानव आदि प्राइमेट उपसमूह के अंतर्गत आते हैं। प्राइमेट अर्थात स्तनपायी जानवर। शारीरिक स्तर पर समानताएं। दोनों ही प्राइमेट उपसमूह के जीव हैं। मानव, वानर व लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पलते हैं। मादाओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं और इन प्राणियों के दांतों की बनावट भिन्न होती है। और व्यवहारिक स्तर पर इनकी समानताएं। मानव व वानर अपने बच्चों को उठाकर चलते हैं। दूसरे जीवों की अपेक्षा समझने की शक्ति ज्यादा होती है, अपनी शरीर की परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं। मानव व वानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अब मानव व वानर के मध्य पाए जाने वाले अंतर क्या है? मानव अपने पैर पर ज्यादा समय तक खड़ा हो सकता है, जबकि वानर ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता। मानव का मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है, जबकि वानरों का जबड़ा काफी लंबा होता है। मनुष्य को समझने की शक्ति ज्यादा होती है, जबकि वानरों में अपेक्षाकृत समझने की शक्ति कम होती है। मानव 2 पैरों पर चलता है, जबकि वानर 4 पैरों से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए कि आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देता है। इसका उत्तर है आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ और उसकी उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था। आज भी इसकी खोज करनी जटिल समस्या है। इस प्रश्न पर आज भी वाद विवाद जारी है, परंतु इस समस्या के समाधान हेतु 2 मत उभरकर हमारे सामने आए हैं। पहला है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमोसेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ। परिणामतः आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न रूपों में दिखाई दिया। दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान यानी अफ्रीका में हुई थी, वहां से धीरे धीरे संसार के कई भागों में फैलती गई। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का विश्वास उत्पादक स्पष्टीकरण देता है। आधुनिक मानव के जीवाश्म जो इथोपिया में अनेक स्थानों पर मिले हैं, इस मत का समर्थन करते हैं कि इस मत के मानने वालों की मुख्य विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कहीं भी थे बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। ऐसे विद्वानों का विचार है कि आधुनिक मानव में अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उसके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए और वहीं से अन्य स्थानों के गए। विद्वानों का एक तर्क यह भी है कि आज के मनुष्यों के लक्षण भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनके मध्य क्षेत्रीय अंतर विद्यमान है। उपर्युक्त विभिन्नताओं के कारण एक ही क्षेत्र में पहले से रहने वाले इरेक्टस व होमो हाइडेलबर्गेसिस समुदाय में पाए जाने वाले अंतर आज भी विद्यमान है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगले जो क्वेश्चन है 4, 5 और 6 वो अगली क्लास में आपको मिलेंगे। तो तब तक अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।